Hi everyone, welcome to DTH Decoding the Hindu. We are here to decode the Hindu for all those examinations where you are needed to be updated with current affairs of national and international importance. Today's lecture is going to be very important, so please watch the video till last without skipping. And if you think that my efforts are worth appreciating, then please do like the video, subscribe my channel and share the video with your friends as well. So let's get started. आज है 12 फरवरी. सबसे पहले एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से होगा क्या, आपको ये आइडिया लग जाएगा कि जो भी न्यूज़ एनालिसिस हम करते हैं एग्जामिनेशन में उससे किस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं. तो क्वेश्चंस को आपको ज़रूर अटेम्प्ट करना है, चाहे सही कीजिए चाहे गलत कीजिए, कोई इशू नहीं है. यहाँ आपको अपने आप को इवेल्युएट करना है. आपकी जंग खुद से है, खुद से अपने आप को आपको इम्प्रूव करना है. तो क्वेश्चन को आप ज़रूर अटेम्प्ट करेंगे. और अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आता है तो वीडियो के लास्ट में हम इसको डिस्कस कर लेंगे. क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग effects of creation of black money in India has been the main cause of worry to the government of India. क्या बोला है कि ब्लैक मनी की क्रिएशन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय क्या हो सकता है. ए, डाइवर्जन ऑफ रिसोर्सेज टू द परचेज ऑफ रियल एस्टेट एंड इन्वेस्टमेंट इन लग्जरी हाउसिंग. बी, इन्वेस्टमेंट इन अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज एंड परचेज ऑफ प्रीशियस स्टोन्स, ज्वेलरी, गोल्ड एक्सेट्रा. सी, लार्ज डोनेशंस टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड ग्रोथ ऑफ रीजनलिज्म. डी, लॉस ऑफ रेवेन्यू टू द स्टेट एक्सचेकर ड्यू टू टैक्स इवेजन. क्वेश्चन का आंसर बहुत इजी है. इसके अंदर आपको जरा सी भी इकोनॉमी की नॉलेज है तो भी आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं. अगर इकोनॉमी की नॉलेज नहीं है तो आप अपनी कॉमन सेंस से भी इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं. तो क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है. अब एक क्योर देखेंगे सो दैट इसको हम अपनी मेंस राइटिंग में यूज कर पाएं और अपनी मेंस राइटिंग को थोड़ा सा इफेक्टिव बना पाएं. क्या क्योट है हमारे पास, रिफ्यूज टू क्रिटिसाइज, कंडेम और कंप्लेन, इंस्टेड थिंक एंड टॉक ओनली अबाउट द थिंग्स यू रियली वांट. किसकी क्योट है ये, ब्रायन ट्रेसी की. नोट डाउन आपको करके रख लेना है. आपको ये मेंस आंसर राइटिंग में एसे, एथिक्स कहीं भी हेल्पफुल हो सकती है, तो आपको इसको नोट डाउन करके रख लेना है. न्यूज़ एनालिसिस की तरफ चलेंगे, बट उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगी, बहुत यूजफुल सेशन होने वाला है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो. आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है, मुझे आपका फीडबैक मिलता है कि मैं कैसा कंटेंट दे पा रही हूँ. तो प्लीज़ वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो. फर्स्ट आर्टिकल हमारे पास क्या है, नेट डायरेक्ट टैक्स 18% इंक्रीज पाया गया है और 10 फरवरी की एस्टिमेशन से ये कहा जा रहा है. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ये डाटा दिया है कि नेट डायरेक्ट टैक्स में 18% इंक्रीमेंट देखा गया है. तो इस आर्टिकल में देखो, ऐसे तो आपके पास ये डाटा दिया हुआ है, ये आप कितना याद रखेंगे, पॉसिबल ही नहीं है. तो आपको अपने कोर कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है इस टाइप के आर्टिकल से. यहाँ कोर कॉन्सेप्ट क्या आता है, डायरेक्ट टैक्स का आपको पता होना चाहिए. डायरेक्ट टैक्स के बारे में कुछ चीज़ें, तो हम पूरा स्टेटिक पोर्शन इसका कवर कर लेते हैं डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड. डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो कोई पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली उस एंटिटी को पे करती है जो उस टैक्स को इम्पोज कर रही है. मतलब कोई इंडिविजुअल टैक्स पेयर है, वो अपना टैक्स डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करेगा वेरियस पर्पसेस के लिए. कौन कौन से टैक्सेस हो सकते हैं डायरेक्ट टैक्स में, इनकम टैक्स, रियल प्रॉपर्टी टैक्स, पर्सनल प्रॉपर्टी टैक्स या फिर एसेट्स पे जो टैक्स लगता है वो. तो डायरेक्टली जो भी टैक्स हम गवर्नमेंट को पे करेंगे वो हो जाएगा डायरेक्ट टैक्स. सिग्निफिकेंस क्या हो जाता है डायरेक्ट टैक्स का, सबसे पहला सिग्निफिकेंस है इक्विटी. इसकी वजह से हमारी जो सोसाइटी के वेरियस सेक्शंस है इसमें इक्विटी आ जाती है, क्योंकि ये बेस्ड होता है प्रिंसिपल ऑफ एबिलिटी टू पे. मतलब जिसकी जितनी इनकम उतना ही आप इनकम टैक्स भरेंगे. तो इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, ये जितनी होगी लोगों के पास उतना ही टैक्स जाएगा. तो एक इक्विटी या फिर जस्टिस आ जाता है और इन टैक्सेस की वजह से ये टैक्स बर्डन जो है वो एलोकेट हो जाता है, इक्विटी आ जाती है, जस्टिस आ जाता है. दूसरा क्या होगा इससे, ये प्रोग्रेसिव नेचर के होते हैं, प्रोग्रेसिव इनका इफेक्ट होता है. इनको इस टाइप से डिज़ाइन किया जाता है कि इनके अंदर ग्रेडेशन और प्रोग्रेसिवनेस देखी जाए. और ये एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट फिस्कल वेपन होता है हमारी गवर्नमेंट के पास, जो हमारी सोसाइटी में इनकम और वेल्थ में इनइक्वालिटीज़ देखी जाती है. मतलब कुछ लोग बहुत ज़्यादा रिच है, कुछ बहुत ज़्यादा पुअर है, तो उस गैप को रिड्यूस करने में ये डायरेक्ट टैक्सेस गवर्नमेंट की हेल्प करते हैं. और डायरेक्ट टैक्स की वजह से एक तरह से हम अपना जो ऑब्जेक्टिव है सोशल इक्वालिटी को अचीव करने का वो कर पाते हैं, या कुछ हद तक ये इसमें कंट्रीब्यूट करता है. तीसरी क्या खासियत है इसकी, प्रोडक्टिव होते हैं. इलास्टिक और प्रोडक्टिव का मतलब क्या है कि डायरेक्ट टैक्स का रेवेन्यू
जैसे जैसे नेशनल इनकम हमारी चेंज होती है उसी के हिसाब से इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है। तो इसका मतलब डायरेक्ट टैक्स प्रोडक्टिव हो जाते हैं, सर्टेनिटी देखी जाती है इसमें। क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, वो सर्टेन नहीं होते हैं, कभी ज़्यादा भी हो सकते हैं, कभी कम भी हो सकते हैं। लेकिन जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो ज़्यादा एग्जैक्ट होते हैं, और इनसे कितनी रेवेन्यू गवर्नमेंट के पास आती है, आने वाली है, उसको एस्टिमेट करना थोड़ा इजी हो जाता है। और डायरेक्ट टैक्सेस में क्योंकि टैक्स पेयर को भी पता होता है उसे कितना पे करना है, और स्टेट को भी पता है कि कितना टैक्स इस बार वो कलेक्ट करने वाली है। इकोनॉमी की बात करें तो डायरेक्ट टैक्स के अंदर हमारी इकोनॉमी भी वेल मेंटेन रहती है। डायरेक्ट टैक्सेस लाइक इनकम टैक्स जो है एनुअली कलेक्ट किए जाते हैं, हर महीने नहीं की कलेक्ट किए जाते, एक साल में एक बार कलेक्ट किया जाता है। तो इसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट होती है जो टैक्स कलेक्शन की, वो भी कम हो जाती है। क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस में ये कॉस्ट ज़्यादा रहती है, सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, इनमें एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बढ़ जाती है। तो डायरेक्ट टैक्सेस में ये भी एक फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस शॉर्ट इंटरवल्स पे कलेक्ट किए जाते हैं और उनमें कलेक्शन की कॉस्ट हाई रहती है। और उसके बाद टैक्स इवेजन के चांसेस जो हैं वो डायरेक्ट टैक्सेस में कम हो जाते हैं, क्योंकि ये सोर्स पे कलेक्ट किए जाते हैं। और इसीलिए ये भी कहा गया है कि अगर किसी गवर्नमेंट में केवल डायरेक्ट टैक्सेस रखे गए हैं तो वो एक इकोनॉमिकल गवर्नमेंट होगी। एडुकेटिव होते हैं, एडुकेटिव कैसे होते हैं, क्योंकि टैक्स पेयर्स के अंदर एक सिविक सेंस की टैक्स पेयर्स को टैक्स पे करना है, ये एक वैल्यू डाल देते हैं। तो इस हिसाब से डायरेक्ट टैक्सेस एजुकेटिव भी हो जाते हैं। सिटीजन्स को ये ड्यूटी का रियलाइजेशन होता है कि उनको टैक्स पे करना है, और उनके ऊपर टैक्सेस का डायरेक्ट बर्डन आता है, इसीलिए वो कॉन्शियस हो जाते हैं। और पब्लिक इनकम गवर्नमेंट कैसे स्पेंड कर रही है, कहाँ स्पेंड कर रही है, उसके ऊपर अपनी नज़र रखते हैं। एंटी इन्फ्लेशनरी होते हैं। एंटी इन्फ्लेशनरी कैसे हो जाएंगे, क्योंकि जो भी प्राइस लेवल है उसको स्टेबल लेवल पे मेंटेन करने के लिए डायरेक्ट टैक्सेशन को एक गुड इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। जो एक्सेसिव परचेजिंग पावर हो जाती है, जब इन्फ्लेशन होता है इकोनॉमी में, उस टाइम लोगों की परचेजिंग पावर ज़्यादा हो जाती है, तो वहाँ इनडायरेक्ट टैक्सेस को इंक्रीज करके गवर्नमेंट जो है उस परचेजिंग पावर पे, एक्सेसिव परचेजिंग पावर पे रोक लगा सकती है, सो दैट इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। अब गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स लाए थे कि हम डायरेक्ट टैक्सेस को इम्प्रूव कर पाएँ, कैसे करेंगे? पर्सनल इनकम टैक्स के लिए फाइनेंस एक्ट 2020 में एक ऑप्शन प्रोवाइड करवाया गया इंडिविजुअल्स और कोऑपरेटिव को, कि वो इनकम टैक्स को कंसेशनल रेट्स पे कर सकते हैं, अगर उनके पास कोई स्पेसिफाइड एग्जेप्शन और इंसेंटिव नहीं है तो। इसके हिसाब से उनको थोड़ी सी छूट टैक्सेस में मिल जाएगी। दूसरा, विवाद से विश्वास स्कीम लाई गई। इसमें जो पेंडिंग लिटिगेशंस हैं, पेंडिंग टैक्स डिस्प्यूट्स हैं, उनको सेटल करने की बात की गई। और इसकी वजह से गवर्नमेंट को तो ये फ़ायदा होगा कि गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू जनरेट होगा, और टैक्स पेयर्स को भी ये फ़ायदा होगा कि लिटिगेशन कॉस्ट उनकी कम हो जाएगी, और ये जो टैक्स का मैटर है वो क्लोज हो जाएगा। एक्सपेंशन ऑफ स्कोप ऑफ टीडीएस टीसीएस, टैक्स बेस बढ़ाने के लिए कई नई ट्रांजैक्शंस को टैक्स डिडक्शन एट सोर्स और टैक्स कलेक्शन एट सोर्स के ब्रैकेट के अंदर लाया गया। इस ट्रांजैक्शन में कैश विड्रॉल, फॉरेन रेमिटेंस, परचेज ऑफ लग्जरी कार्स, ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट, सेल्स ऑफ गुड्स और इमूवेबल प्रॉपर्टी का एक्विजिशन, ये सभी चीज़ें शामिल हैं। ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन के लिए ऑनरिंग द ओनेस्ट प्लेटफॉर्म लाया गया। आपको ध्यान रखना है, ऑनरिंग द ओनेस्ट प्लेटफॉर्म किससे रिलेटेड है, वो है ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आ सकता है ये। ऑनरिंग द ओनेस्ट प्लेटफॉर्म, इसका काम क्या था या क्या एम से लाया गया था ये, कि हमारी इनकम टैक्स सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लाया जा सके और टैक्स पेयर्स को एम्पावर किया जा सके। अब कुछ डिफरेंट टाइप के टैक्सेस होते हैं, उनके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। कॉर्पोरेशन टैक्स कौन सा होता है, जो कि एक फर्म के प्रॉफिट के ऊपर लेवी किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, और ये टैक्स जो है वो खर्चा डिडक्ट करने के बाद, एक्सपेंसेस को डिडक्ट करने के बाद जो ऑपरेशनल अर्निंग्स होती हैं उस फर्म की, उसके ऊपर लगाया जाता है। जो कॉर्पोरेट टैक्स है उसका रेट एक कंपनी से दूसरी कंपनी में वेरी करता है, मतलब डोमेस्टिक कॉर्पोरेशंस के लिए रेट कुछ और होगा और फॉरेन कॉर्पोरेशंस के लिए रेट दूसरा होगा। एक टैक्स है डीडीटी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। इसका ये टैक्स क्या होता है, सबसे पहले डिविडेंड आपको पता होना चाहिए कि डिविडेंड क्या होता है। कोई भी कंपनी है उसके जो शेयर होल्डर्स है, जब उनमें प्रॉफिट को बांटा जाता है उसको कहा जाता है डिविडेंड।
मतलब किस शेयर होल्डर के पास कितना प्रॉफिट आ रहा है, वो कहलाता है डिविडेंड। इसलिए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो कि डिविडेंड्स जब पे किए जाते हैं उसके ऊपर लगाया जाता है। ज़्यादा डिविडेंड्स पे करेगा, इसका मतलब कॉर्पोरेट एंटिटी पे ज़्यादा टैक्स बर्डन आएगा। और 2020 के बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने इस डीडीटी को अबॉलिश कर चुके हैं। तो अब जो डिविडेंड इनकम टैक्सेशन का जो पूरा बर्डन था वो इन्वेस्टर्स पे शिफ्ट हो गया है, पहले कंपनीज पे था। एक और टैक्स है मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। कई बार ऐसा हुआ है कि एक टैक्स पेयर चाहे वो कंपनी है तो वो पूरे साल अपनी इनकम तो कमाती है, लेकिन वो हमारे इनकम टैक्स लॉ के कुछ प्रोविजंस का यूज करके, जैसे एग्जेम्पशन, डिडक्शन, डेप्रिसिएशन, इन सभी प्रोविजंस का यूज करके अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर लेती है या फिर कोई टैक्स पे ही नहीं करती, मतलब ब्लैक मनी एक्वायर करके रखती है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, काफ़ी सारी कंपनीज ऐसी हो गई जो जीरो टैक्स पे कर रही थी, उनका नंबर बढ़ गया। इसी के लिए मैट को इंट्रोड्यूस किया गया, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। एक टैक्स और है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। इसका काम क्या है, ये एक डायरेक्ट टैक्स है जो कि सिक्योरिटीज के परचेज और सेल पे चार्ज किया जाता है, जो भी हमारे रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होंगी। आई होप आपको समझ आया होगा। पूरा स्टेटिक टॉपिक था, इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास क्या है, G20 की फूड फेस्ट में कस्टमर्स जो हैं वो मिलेट्स को प्रेफर नहीं कर रहे हैं। तो इसके ऊपर आर्टिकल आया है कि मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट्स की काफ़ी पुअर डिमांड देखी जा रही है और लोगों को इनके बेनिफिट्स के बारे में भी अवेयरनेस नहीं है, जिसकी वजह से G20 के इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल में मिलेट्स की जो सेल है वो काफ़ी कम है। तो यहाँ हम दो चीज़ें पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट, एक तो G20 के बारे में, दूसरा पढ़ेंगे इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के बारे में। तो दोनों कॉन्सेप्ट्स आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। G20 के बारे में देख लेते हैं। G20 का मतलब क्या है, G20 20 में 19 कंट्रीज हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। ये उनका इंटर गवर्नमेंटल फोरम है। G20 में वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमीज हैं, इंडस्ट्रियलाइज्ड और डेवलपिंग दोनों टाइप की हैं, और यहाँ वर्ल्ड के जीडीपी का टोटल अराउंड 90% अकाउंट होता है। इंटरनेशनल ट्रेड 75 to 80% अकाउंट करता है। 2/3 ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन और रफली वर्ल्ड लैंड का हाफ एरिया। G20 को 1999 में लाया गया था, जब वर्ल्ड में सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था। 2008 से एक बार एटलीस्ट पूरे साल में इसकी मीटिंग ज़रूर कन्वीन की जाती है, और उस समिट में मेंबर का हेड ऑफ गवर्नमेंट या स्टेट आते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर और हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स आते हैं। यूरोपियन यूनियन को यूरोपियन कमीशन या फिर यूरोपियन सेंट्रल बैंक के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। चेयर रोटेशन की बात करते हैं कि किसके पास G20 लीडर्स मीटिंग की चेयर आएगी, सभी मेंबर्स के पास जाती है एक्सेप्ट द यूरोपियन यूनियन, और उन सभी कंट्रीज को 5 ग्रुपिंग्स में डिवाइड किया गया है। सभी कंट्रीज एलिजिबल हो जाती हैं G20 की प्रेसिडेंसी के लिए जब उनके ग्रुप की बारी आती है। तो जो स्टेट्स होती है किसी भी ग्रुप में, वो अपने आपस में नेगोशिएट करती है कि नेक्स्ट G20 प्रेसिडेंट कौन होगा। ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो G20 का कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट या स्टाफ नहीं है। जो चेयर है वो एक टेम्परेरी सेक्रेटेरिएट बनाती है अपनी टर्म के लिए, जो ग्रुप की वर्किंग को कोऑर्डिनेट करती है और मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज करती है। 2023 और 24 वाली समिट इंडिया और ब्राज़ील को होस्ट करनी है। 20 मेंबर्स के अलावा जो काफ़ी सारे इंटरनेशनल फोरम्स हैं, उनके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स और इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेट कर सकते हैं G20 की मीटिंग्स में। G20 का एजेंडा क्या होता है, फाइनेंशियल फोकस सबसे बड़ा। इनिशियली G20 का एजेंडा जो था वो सॉवरेन डेब्ट की सस्टेनेबिलिटी पे फोकस करना और ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इंश्योर करना था। तो और ये था कि जो लार्जेस्ट डेवलपिंग इकोनॉमीज है वो इक्वल पार्टनर्स की तरह काम करें। फिर जो G20 समिट पार्टिसिपेंट्स है उनकी प्रायोरिटी ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ, इंटरनेशनल ट्रेड और फाइनेंशियल मार्केट रेगुलेशन भी बन गई। और क्या प्रायोरिटीज़ है इसका, और क्या चीज़ें ये ध्यान में रखता है, इंक्लूसिव ग्रोथ। यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जब अडॉप्ट किए और पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को साइन किया 2015 में, उसके बाद जो ग्लोबल सिग्निफिकेंस के इश्यूज हैं उनको भी G20 के एजेंडा में ऐड कर दिया गया, जैसे माइग्रेशन, डिजिटाइजेशन, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ केयर, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन और डेवलपमेंट एड। G20 एंड इंडिया की बात करें तो इंडिया का G20 में पार्टिसिपेशन वहाँ से आता है कि इंडिया एक डेवलपिंग इकोनॉमी है
और कोई भी इंटरनेशनल इकोनॉमिक और फाइनेंशियल सिस्टम की स्टेबिलिटी में इंडिया का एक वाइटल रोल देखा जा सकता है। इंडिया का एजेंडा क्या क्या हो सकता है G20 की समिट में? हमें फाइनेंशियल सिस्टम में ग्रेटर इंक्लूसिविटी लानी है और प्रोटेक्शनिस्ट टेंडेंसीज को अवॉइड करना है। डेवलपिंग कंट्रीज किसी भी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट से सफ़र ना करें, इस टाइप की पॉलिसीज़ को इंश्योर करना है। इंडिया ने कौन कौन से एरियाज़ पे ज़्यादा फोर्स किया है G20 में? सबसे पहले टेररिज्म। जो टेररिज्म पे इंटरनेशनल एक्शन है वो आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि जो टेररिज्म की रूट्स है वो कुछ कंट्रीज़ में है और जो एक्चुअल टारगेट होता है वो इंडिया जैसी कंट्रीज़ पे टेररिज्म का हो जाता है। इसलिए ग्लोबल एक्शन की ज़रूरत हमें है, जहाँ इन टेररिस्ट नेटवर्क को सपोर्ट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए मनी दिया जाता है। G20 ग्रुपिंग जो है वो उन सभी कंट्रीज को लेवरेज करती है जो सिमिलर इश्यूज को फेस कर रहे हैं या फिर जो टेररिज्म के थ्रेट से टैकल कर रही हैं। इकोनॉमिक ऑफेंडर्स पे भी इंडिया का बहुत ज़्यादा एम्फसाइज रहता है, क्योंकि ये भी हमारे लिए एक सीरियस पॉलिसी चैलेंज है और G20 की बाकी अदर कंट्रीज के लिए भी एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और यही इंडिया ने ओसाका समिट में भी कहा था। इंडिया ने ये प्रपोज किया था G20 कंट्रीज के साथ भी, और इस प्रपोजल को अदर कंट्रीज ने भी अपनी सहमति दी थी। टैक्सेशन में भी इंडिया का एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट आ जाता है G20 के समिट्स में, क्योंकि ग्लोबल टैक्सेशन एक बहुत बड़ा इशू है। G20 में ऑलरेडी इस बात पे चर्चा हो चुकी है, इस फैक्ट को ध्यान में लाया जा चुका है। इसलिए बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शेयरिंग का फ्रेमवर्क ऑलरेडी लाया जा चुका है और इस फ्रेमवर्क को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स हैं उनके चैलेंजेस से डील करने के लिए। ई कॉमर्स पे भी बात हुई, न्यू डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ की, जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ में इनोवेशन हो रही है वो काफ़ी रैपिडली हो रही है और वर्ल्ड में काफ़ी जल्दी फैल रही है। इसलिए डिजिटल टेक्नोलॉजी का जो इकोनॉमिक ग्रोथ का बेनिफिट है सोशल डेवलपमेंट का, वो हमें पूरी तरह अच्छे से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि उसके साथ काफ़ी इश्यूज भी एसोसिएटेड है, जैसे प्राइवेसी, डाटा सिक्योरिटी, डिजिटल गवर्नेंस। तो इसीलिए उस डिजिटल टेक्नोलॉजी का पूरा बेनिफिट हम तभी उठा पाएंगे जब हम सभी इश्यूज को पूरी तरह टैकल कर लेंगे, पूरी तरह अंडरस्टैंड कर लेंगे। इसीलिए इंडिया ने इन सभी वल्नरेबिलिटीज से टैकल करने के लिए कंट्रीज को बोला है, कंट्रीज के आगे डिमांड रखी है, और जो भी ऐसी टेक्नोलॉजी से एथिकल इश्यूज निकलते हैं उनके ऊपर भी काम करने की बात इंडिया ने रखी है। आई होप G20 के बारे में समझ में आया होगा आपको। G20 के मेंबर्स कौन कौन से हैं उसके लिए मैंने निमोनिक आपको बताया है, शॉर्ट्स बना रखी है मैंने एक, आप उसको जाके देख सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, इजीली आप G20 के मेंबर्स को याद कर पाएंगे। अब इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के बारे में देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। इंडिया ने प्रपोज किया था कि 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स ऑब्जर्व किया जाए, तो वो बात फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने 2018 में मान ली थी, और यूएनजीए ने, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर कर दिया, और ये अडॉप्ट किया गया यूनाइटेड नेशन के एक रेजोल्यूशन के द्वारा, जिसमें इंडिया ने लीड ली और इसको सपोर्ट किया ओवर 70 नेशंस ने। ऑब्जेक्टिव क्या था इसका कि मिलेट का क्या कंट्रीब्यूशन है हमारी फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन में, उसके बारे में अवेयरनेस फैलाना और स्टेक होल्डर्स को ये इंस्पायर करना कि वो इसके सस्टेनेबल प्रोडक्शन को इम्प्रूव करें और मिलेट्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करें। हमें रिसर्च और डेवलपमेंट पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने पे फोकस देना है और इसकी सर्विसेज को ज़्यादा एक्सटेंड करना है। मिलेट होती क्या है? मिलेट का आपको पता होना चाहिए कि मिलेट एक कलेक्टिव टर्म है जो स्मॉल सीडेड एनुअल ग्रासेस की काफ़ी सारी वैरायटीज़ के लिए यूज़ की जाती है, जो कि ग्रेन क्रॉप्स की तरह कल्टीवेट की जाती है। मेनली ये मार्जिनल लैंड्स पे उगाई जाती हैं, ड्राई एरियाज़ में, जहाँ टेम्परेट, सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल रीजन्स में, मतलब छोटी छोटी लैंड्स में उगाई जाने वाली मेनली ये ग्रेन क्रॉप्स हैं, उनको मिलेट कहा जाता है कलेक्टिवली। कुछ कॉमन मिलेट्स कौन कौन सी हैं? रागी, जवार, समा, बाजरा और वरीग, ये आपको ध्यान रखना है। अर्लीस्ट एविडेंस जो ग्रेन्स का मिलता है, मतलब मिलेट्स का मिलता है, वो हमें इंडस सिविलाइजेशन में भी मिलता है, और ये फर्स्ट प्लांट जिसको फूड के लिए डोमेस्टिकेट किया गया था वो इंडस सिविलाइजेशन में पाया गया, और ये जो है 131 कंट्रीज में ग्रो की जाती है, और 60 करोड़ पीपल एशिया और अफ्रीका के ट्रेडिशनल फूड में इसको इंक्लूड करते हैं। इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिलेट का,
ग्लोबल प्रोडक्शन का 20% इंडिया की तरफ से जाता है और एशिया के प्रोडक्शन का 80% इंडिया होल्ड करता है। ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इंडिया, नाइजीरिया और चाइना मिलेट्स के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं और इन्हीं 3 कंट्रीज से ग्लोबल प्रोडक्शन का मोर देन 55% मिलेट्स जाता है। काफ़ी सालों से इंडिया जो है मेजर प्रोड्यूसर था मिलेट्स का, लेकिन अभी कुछ रिसेंट ईयर्स में मिलेट प्रोडक्शन अफ्रीका में भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। सिग्निफिकेंस क्या है मिलेट्स का? सबसे पहला इम्पोर्टेंस या सिग्निफिकेंस है, न्यूट्रिशनली ये सुपीरियर होते हैं, सस्ते होते हैं और न्यूट्रिशनली व्हीट और राइस के कंपैरिजन में सुपीरियर होते हैं, क्योंकि इनमें हाई प्रोटीन, फाइबर, विटामिन्स और मिनरल्स लाइक आयरन कंटेंट देखा जाता है। और इनमें रिच मतलब ये कैल्शियम और मैग्नीशियम में भी काफ़ी रिच होते हैं। रागी में ये माना जाता है कि हाईएस्ट कैल्शियम कंटेंट है किसी भी फूड ग्रेन से ज़्यादा। तो रागी एक मिलेट है और आप उसमें देख सकते हैं किसी भी फूड ग्रेन से कंपेयर कर लें तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कैल्शियम कंटेंट रागी में देखा जा सकता है। तो मिलेट न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाते हैं और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के अगेंस्ट एक शील्ड की तरह काम करते हैं, स्पेशली चिल्ड्रन और वीमेन में। इनमें हाई आयरन कंटेंट होता है जो कि इंडियन वुमेन में जो एनीमिया है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। ग्लूटेन फ्री होते हैं ये मिलेट्स जो हैं वो हमारी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स को भी टैकल करने में हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि आजकल का हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है, बैठने का काम ज़्यादा हो गया है, तो ओबेसिटी की प्रॉब्लम, डायबिटीज़ वगैरह ज़्यादा हेल्थ चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। तो ये ग्लूटेन फ्री है, इनका लो ग्लाइकेमिक इंडेक्स है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट इसमें कम है, ग्लूकोज लेवल ब्लड का इससे अफेक्ट होता है, तो उसकी वजह से मिलेट जो है वो काफ़ी बेनिफिशियल रहते हैं। सुपर क्रॉप एट ग्रोइंग मतलब क्या है? मिलेट्स जो हैं वो फोटो इंसेंसिटिव है, इन्हें कोई फोटो पीरियड नहीं चाहिए फ्लावरिंग के लिए, मतलब ज़्यादा धूप की इन्हें ज़रूरत नहीं है, बिना धूप के भी ये मतलब ग्रो कर सकते हैं और क्लाइमेट चेंज से भी ये रेजिलिएंट है, क्लाइमेट चेंज का भी ज़्यादा इफेक्ट इनके ऊपर नहीं पड़ता है। मिलेट्स पुअर सॉइल पे भी ग्रो कर सकते हैं और ज़्यादा एक्सटर्नल इनपुट्स की इनको ज़रूरत नहीं होती है, ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। लेस वाटर कंज्यूमिंग है, पानी भी कम यूज़ करते हैं, ड्रॉट कंडीशंस में भी इनको ग्रो किया जा सकता है और लो रेनफॉल एरियाज़ में नॉन इरिगेटेड कंडीशंस में भी इनको ग्रो किया जा सकता है। मिलेट्स में लो कार्बन और वाटर फुटप्रिंट है, एनवायरनमेंट के लिए भी मतलब ये कोई खतरा नहीं है। इनको सपोर्ट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव स्टार्ट किए। कौन-कौन से इनिशिएटिव है? एक तो इनिशिएटिव फॉर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी थ्रू इंटेंसिव मिलेट प्रमोशन। दूसरा है एमएसपी इंक्रीज़ किया है जो मिलेट्स का, तो इसकी वजह से फार्मर्स के लिए एक प्राइस इंसेंटिव ये हो जाता है और एक स्टेडी मार्केट प्रोवाइड करवाने के लिए गवर्नमेंट ने मिलेट्स को पीडीएस में भी इंक्लूड कर दिया है। आपको ध्यान रखना है पीडीएस में भी मिलेट्स को इंक्लूड कर दिया गया है। इनपुट सपोर्ट हमारी गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करवाया है। सीड किट्स प्रोवाइड करवा रही है, इनपुट प्रोवाइड करवा रही है फार्मर्स को और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू चेन्स बिल्ड कर रही है और मिलेट्स की मार्केटेबिलिटी को सपोर्ट कर रही है। आई होप आपको समझ आया होगा, इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास है दिल्ली के जंतर मंतर जो कि 299 ईयर्स ओल्ड है, वहाँ के विजिटर्स को फैसिलिटीज़ में कमी लगी है। क्या कमी लगी है? एक विजिटर ने ये बताया है कि जो ऑब्जर्वेटरी है वहाँ कोई हिस्टोरिकल और साइंटिफिक फैक्ट्स स्ट्रक्चर के पास है ही नहीं, ना ही कोई गाइड्स प्रेजेंट है, डेजिग्नेटेड गाइड्स जो इसकी हिस्ट्री के बारे में बता सके और इसके साइंटिफिक सिग्निफिकेंस के बारे में बता सके। तो इस साइट का इम्पोर्टेंस समझना टूरिस्ट के लिए मुश्किल हो रहा है। ये बात दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंची है। तो आपको पता होना चाहिए एग्जामिनेशन के लिए जंतर मंतर इम्पॉर्टेंट है। कैसे इम्पॉर्टेंट है? जंतर मंतर जो जयपुर वाला है उसको राजस्थान में जयपुर राजस्थान में है। वो एक कंपाइलेशन है 19 आर्किटेक्चरल एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट्स का, जिन्हें सवाई जयसिंह टू राजपूत किंग ने बनवाया था। इसको 1738 सी में कंप्लीट किया गया। हमारे यहाँ 5 जंतर मंतर्स हैं, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा। आपको ध्यान रखना है एक कोई जंतर मंतर नहीं है, 5 जगह जंतर मंतर है। कहाँ है आपको ध्यान रखना है। मेन पर्पस क्या था इस ऑब्जर्वेटरी का कि हम अपनी एस्ट्रोनॉमिकल टेबल्स को कंपाइल कर पाएँ और सन, अर्थ और प्लैनेट्स की टाइम और मूवमेंट्स को प्रिडिक्ट कर पाएँ। जंतर मंतर जो जयपुर वाला है उसको 2010 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया। इम्पॉर्टेंट है
जयपुर वाला जंतर मंतर वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, बाकी कोई जंतर मंतर नहीं है। ठीक है, अब वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या होती है थोड़ा सा ये देख लेते हैं। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट एक ऐसी प्लेस होती है जिसको यूनेस्को के द्वारा उसके डिस्टिंक्ट कल्चर के लिए या फिजिकल इम्पोर्टेंस के लिए कि वो ह्यूमैनिटी के लिए एक आउटस्टैंडिंग वैल्यू रखती है, तो रिकॉग्नाइज उसको किया जाता है। यूनेस्को ऐसी नेचुरल और कल्चरल हेरिटेजेस का कंजर्वेशन, आइडेंटिफिकेशन और मेंटेनेंस एनकरेज करती है। ये जो एक कन्वेंशन लाया गया था, कन्वेंशन रिगार्डिंग द प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज, जिसको यूनेस्को ने 1972 में एक्सेप्ट किया था, उसके अंडर किया जाता है। इंडिया में 40 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। अभी रिसेंटली धोलावीरा को 40th बनाया गया और रमप्पा टेम्पल जो था वो 39th था। दोनों ही कल्चरल कैटेगरी में ऐड किए गए। दो मोर कैटेगरीज होती हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की, नेचुरल और मिक्स्ड। तो कल्चरल कैटेगरी में इन दोनों को ऐड किया गया था, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं, इसमें यही इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास क्या है, अगस्त्यारकूडम्स की जो एक पुरानी ऑब्जर्वेटरी है उसके बारे में बात हो रही है। अगस्त्यारकूडम में पहले एक ऑब्जर्वेटरी हुआ करती, तो उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अगस्त्यारकूडम आर्टिकल में एज सच कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, मैंने पूरा रीड किया है, तो आपको अगस्त्यारकूडम के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए कि क्या लोकेटेड क्या है, कहाँ लोकेटेड है। थोड़ा सा ये जो अगस्त्यारकूडम है ये एक ऐसी पीक है जो कि नेयार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला में केरला के अंदर है। ये पीक अगस्त्यामल्ल्या बायोस्फीयर रिजर्व का भी पार्ट है और ये अगस्त्यामल्ल्या बायोस्फीयर रिजर्व केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पे सिचुएटेड है। हाइट की बात करें तो ये अगस्त्यारकूडम स्टेट की सेकंड हाईएस्ट पीक है, केरला स्टेट की सेकंड हाईएस्ट पीक है। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस इसका क्या है, ये एक पिलग्रिमेज सेंटर है जो हिंदू ऋषि मुनि थे अगस्त्या, उनके डिवोटीज के लिए, और सप्त ऋषि में से एक थे अगस्त्या मुनि, तो आपको ये पता होना चाहिए। और ये माना जाता है कि तमिल लैंग्वेज जो है वो अगस्त्या मुनि ने ही मतलब इसको बनाया था या फिर इसको डेवलप किया था। एक फुल साइज स्टेचू है अगथियार का इस पीक के टॉप पे, और यहीं डिवोटीज जो हैं वो पूजा करने आते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। इसकी लोकेशन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, कौन से मुनि से रिलेटेड है ये आपको पता होना चाहिए, कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या बायोस्फीयर रिजर्व के आसपास है ये आपको पता होना चाहिए। बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इन्हीं को एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और यहीं हम अटक जाते हैं, तो वो गलती हमें नहीं करनी है। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को डिटेन किया गया है क्योंकि ये सस्पेंशन है कि इनका टेररिज्म से लिंक है कुछ। तो बेंगलोर के मोहम्मद आरिफ को डिटेन किया गया है क्योंकि आईएस के साथ उनका कुछ लिंक पाया जा रहा है। तो एनआईए जो है वो रेड कंडक्ट कर रही है। एनआईए के बारे में पढ़ेंगे इस आर्टिकल में, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। एनआईए क्या है, एनआईए हमारी सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, जिसका काम क्या है, जो भी ऐसे ऑफेंसेस हैं जिनसे हमारी सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी या इंटीग्रिटी अफेक्ट हो सकती है उन सभी को इन्वेस्टिगेट करना। उसमें क्या क्या ऑफेंसेस आ सकते हैं, हमारी फॉरेन स्टेट्स के साथ फ्रेंडली रिलेशंस, एटॉमिक और न्यूक्लियर फैसिलिटीज़, आर्म्स, ड्रग्स और इंडियन करेंसी की स्मगलिंग, या फिर उनका इनफिल्ट्रेशन बॉर्डर्स के अक्रॉस, ये सभी ऑफेंसेस इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। और जो ऑफेंसेस जिनके लिए हमने इंटरनेशनल ट्रीटीज़, एग्रीमेंट्स, कन्वेंशंस और रिजोल्यूशन लाए हैं, तो उनके अंडर भी कोई ऑफेंसेस अगर होते हैं तो वो भी एनआईए मतलब इन्वेस्टिगेट करती है। एनआईए एक्ट 2008 के अंडर कॉन्स्टिट्यूट किया गया था और इस एजेंसी को ये पावर दी गई कि वो टेररिज्म से रिलेटेड जो भी क्राइम्स है स्टेट्स की बिना स्पेशल मतलब स्टेट्स की परमिशन के बिना, वो केवल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के रिटर्न प्रोक्लेमेशन के बेस पे कर सकती है। मतलब किसी भी स्टेट में अगर टेरर से रिलेटेड कोई क्राइम हुआ है तो वहाँ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एनआईए को स्टेट की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, केवल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के एक प्रोक्लेमेशन से वो वहाँ अपनी इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। एनआईए के हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ओरिजिन इसका कैसे हुआ, जब 26/11 वाले मुंबई टेरर अटैक हुए थे नवंबर 2008 में,
जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड को शॉक लगा था। तो यूपीए गवर्नमेंट ने एनआईए को इस्टेब्लिश करने का डिसाइड किया। दिसंबर 2008 में हमारे जो फॉर्मर यूनियन होम मिनिस्टर थे पी चिदम्बरम, उन्होंने एनआईए बिल को इंट्रोड्यूस किया। एजेंसी 31 दिसंबर 2008 को एग्जिस्टेंस में आई और इसने 2009 से अपनी फंक्शनिंग स्टार्ट कर दी और आज तक एनआईए के पास 447 केसेस रजिस्टर हो चुके हैं। जुरिस्डिक्शन की बात करें तो लॉ जिस ये पूरा इंडिया पे इसका ऑपरेशन एक्सटेंड करता है और ऐसे इंडियन सिटीजन्स जो कंट्री के बाहर रहते हैं उन पे भी ये इनका जो ऑपरेशन है वो एक्सटेंड करेगा। जो गवर्नमेंट सर्विस में है पर्सन्स, चाहे कहीं भी पोस्टेड हो, उनके ऊपर भी इसका ऑपरेशन एक्सटेंड करेगा। शिप्स, एयरक्राफ्ट जो भी इंडिया में रजिस्टर्ड हैं उन पर्सन्स के ऊपर भी। और किसी ने अगर इंडिया के बाहर शेड्यूल्ड ऑफेंस कमिट किया है किसी इंडियन सिटीजन्स के अगेंस्ट या फिर इंडिया के इंटरेस्ट के अगेंस्ट, तो उनके पर्सन्स के ऊपर भी इसका जो ऑपरेशन है वो एक्सटेंड हो जाएगा। एनआईए कैसे लेती है कोई भी प्रोब? रेफरल के थ्रू स्टेट गवर्नमेंट रेफर करेगी एनआईए को कोई भी केस। जैसे इस एक्ट के सेक्शन 6 में कहा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट कोई भी शेड्यूल्ड ऑफेंस का केस एनआईए के पास रेफर कर सकती है जो भी किसी पुलिस स्टेशन में रजिस्टर हुआ है, सो दैट एनआईए वहाँ इन्वेस्टिगेशन कर पाए और सभी डिटेल्स अवेलेबल करवा देगी स्टेट एनआईए को। तो सेंटर ये डायरेक्शन दे सकती है एनआईए को कि वो उस केस को टेक ओवर कर ले और सभी असिस्टेंस प्रोवाइड करवाने की जिम्मेदारी एनआईए को स्टेट गवर्नमेंट की रहती है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी केसेस रेफर कर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया के केसेस भी रेफर कर सकती है और आउटसाइड इंडिया के भी। तो इंडिया के जो केसेस होंगे कि जहां सेंट्रल गवर्नमेंट को ये लगेगा कि कोई ऐसा शेड्यूल्ड ऑफेंस कमिट किया गया है जिसकी इन्वेस्टिगेशन इस एनआईए एक्ट के अंडर करने की ज़रूरत है, तो वो इस एजेंसी को डायरेक्ट कर सकती है इस प्रॉब को करने के लिए। इंडिया के आउटसाइड हुआ है तो भी ये जहां तक एक्सटेंड करता है ये एनआईए एक्ट, वहां पे एनआईए को डायरेक्ट किया जा सकता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। सैंक्शंस की बात करें, जो यूएपीए एक्ट या फिर अदर शेड्यूल्ड ऑफेंसेस के अंडर एक्यूज्ड होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का सेक्शन उनके लिए लेना पड़ेगा। और यूएपीए के लिए यूएपीए एक्ट का सेक्शन 45(2) प्रोविजंस देता है, उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। अदर जो ऑफेंसेस हैं जैसे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के लिए एक सेल बनाया गया है जो कि नक्सलाइट ग्रुप्स के टेरर इंस्टेंसेस को, टेरर केसेस को डील करने के लिए स्पेशली बनाया गया है। कोई भी शेड्यूल ऑफेंस को इन्वेस्टिगेट करते टाइम ये जो एजेंसी है वो कोई और ऑफेंस भी इन्वेस्टिगेट कर सकती है जो उस एक्यूज ने कमिट किया हो या फिर उसका ऑफेंस जो है वो किसी शेड्यूल्ड ऑफेंस से कनेक्टेड हो। तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ये सभी केसेस एनआईए स्पेशल कोर्ट के पास प्लेस किए जाते हैं। अब एनआईए स्पेशल कोर्ट क्या होते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट ने शेड्यूल्ड ऑफेंसेस के ट्रायल के लिए एक या एक से ज़्यादा स्पेशल कोर्ट बनाने का प्रोविज़न रखा है अंडर एनआईए एक्ट के सेक्शन 11 एंड 22 के। कंपोजिशन की बात करें तो स्पेशल कोर्ट में एक जज होंगे जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी और ये इसके लिए रिकमेंडेशन कौन देंगे? उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है? एक एडिशनल जज या एडिशनल जजेस को सुप्रीम कोर्ट स्पेशल कोर्ट में भी अपॉइंट कर सकती है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के रिकमेंडेशन पे। और कहाँ तक जाएगा इन स्पेशल कोर्ट्स का ज्यूरिसडिक्शन? ये स्पेशल कोर्ट्स के पास सीआरपीसी के जो भी पावर्स हैं कोर्ट ऑफ सेशंस वाले वो सभी पावर्स होंगे। जहाँ इस स्पेशल कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन की बात आएगी, कोई क्वेश्चन खड़ा होगा तो उस क्वेश्चन पे सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन फाइनल होगा। सुप्रीम कोर्ट कोई भी केस जो स्पेशल कोर्ट के सामने है उसको किसी और स्पेशल कोर्ट को ट्रांसफ़र कर सकती है उसी केस उसी स्टेट में या किसी और स्टेट में जहाँ ये लग रहा है कि उस केस का पीसफुल, फेयर और इम्पार्शियल ट्रायल नहीं हो पा रहा है, तो दूसरे स्पेशल कोर्ट में उसको ट्रांसफ़र किया जा रहा है। और ऐसे ही हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि किसी भी स्पेशल कोर्ट के सामने कोई केस पेंडिंग है तो वो भी उस केस को दूसरे स्पेशल कोर्ट के पास ट्रांसफ़र कर सकती है। कुछ एनआईए एक्ट में रिसेंट अमेंडमेंट्स किए गए हैं। 2019 में स्पीडी इन्वेस्टिगेशन के लिए और कुछ सर्टेन ऑफेंसेस के प्रोसिक्यूशन के लिए जो इंडिया से बाहर कमिट होते हैं उनके लिए अमेंडमेंट किया गया और उस अमेंडमेंट का फोकस 3 मेन एरियाज पे था। जो इंडिया से बाहर
ऑफेंसेस कमिट होते हैं उनके लिए जो ओरिजिनल एक्ट था उसमें एनआईए को इन्वेस्टिगेट और प्रोसिक्यूट करने की विद इन इंडिया अलाउंस थी। तो अमेंडेड एक्ट ने आउटसाइड इंडिया इनको परमिशन दे दी या फिर अलाउंस दे दिया, सब्जेक्ट टू इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड डोमेस्टिक लॉज ऑफ अदर कंट्रीज। इस लॉ का स्कोप बढ़ा दिया गया इस अमेंडमेंट के थ्रू। जो अमेंडमेंट है उसने एनआईए को कौन कौन से केसेस इन्वेस्टिगेट करने की अलाउंस दे दी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के, काउंटरफिट करेंसी या बैंक नोट्स, मैन्युफैक्चर और सेल ऑफ प्रोहिबिटेड आर्म्स, साइबर टेररिज्म और ऑफेंसेस अंडर द एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस एक्ट 1908। ये सभी टॉपिक से रिलेटेड केसेस भी एनआईए इन्वेस्टिगेट कर सकती है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी संभावना बन जाती है कि आपके पास क्वेश्चन कैसे आएगा कि किस टाइप के केसेस जो है वो एनआईए इन्वेस्टिगेट कर सकती है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के नहीं करेगी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केसेस भी एनआईए इन्वेस्टिगेट कर सकती है, साइबर टेररिज्म के भी, प्रोहिबिटेड आर्म्स के भी, बैंक नोट्स के भी और एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस एक्ट के अंदर कोई ऑफेंस हुआ है उसके भी। यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है। स्पेशल कोर्ट्स की बात करें तो ये जो एनआईए एक्ट था इसमें स्पेशल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट करने का प्रोविज़न था सो दैट जो ऑफेंसेस है उनका ट्रायल कंडक्ट करवाया जा सके। 2019 वाले अमेंडमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट को ये अलाउ कर दिया कि जो स्पेशल कोर्ट्स हैं उनको स्पेशल कोर्ट फॉर द ट्रायल ऑफ शेड्यूल्ड ऑफेंसेस के तौर पे डेजिग्नेट किया जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट को ये भी पावर दी गई या फिर ये भी डायरेक्शन दी गई कि उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से कंसल्ट करना होगा जब भी उन्हें किसी भी कोर्ट को स्पेशल कोर्ट बनाना होगा। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो भी सेशंस कोर्ट को स्पेशल कोर्ट डेजिग्नेट कर सकती है किसी भी शेड्यूल्ड ऑफेंस के लिए। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास क्या है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लोगों को रिलोकेट कर सकता है क्योंकि इडुक्की में जो एलिफेंट कॉरिडोर्स है वो वहाँ के लोग उनके एलिफेंट कॉरिडोर्स के बीच में आते हैं। तो फिर एलिफेंट के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। एलिफेंट्स को काफ़ी कल्चर्स में सेक्रेट माना जाता है, पवित्र माना जाता है और इनकी एक हेल्दी सी इकोसिस्टम को मेंटेन करने में भी काफ़ी बड़ी रोल होती है। एलिफेंट्स बायोडाइवर्सिटी को भी एनकरेज करते हैं, काफ़ी इंटेलिजेंट स्पीसीज ये होती है और ऐसा माना जाता है कि लैंड एनिमल में सबसे बड़ा बिगेस्ट ब्रेन इन्हीं के पास होता है। पॉपुलेशन की बात करें तो पिछले 75 ईयर्स में 50% पॉपुलेशन की कम हो चुकी है और आज के टाइम पे एशियन एलिफेंट्स केवल 50,000 से 60,000 के बीच में हमारे पूरे वर्ल्ड में पाए जाते हैं। 60% एशियन एलिफेंट्स की पॉपुलेशन इंडिया में ही पाई जाती है। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखें अगर तो वर्ल्ड एलिफेंट डे को 2012 में स्टार्ट किया गया सो दैट अफ्रीकन और एशियन एलिफेंट्स की जो डिस्टर्बिंग सिचुएशन है उसके लिए अवेयरनेस को लाया जा सके। और ऑब्जेक्टिव क्या था इस कैंपेन का कि एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा सके जहां एनिमल्स को ना ही एक्सप्लॉइट किया जाए, ना ही उनको टॉर्चर किया जाए और उनका ध्यान रखा जाए। पहली बार इसको कैनेडियन फिल्म मेकर्स माइकल क्लार्क और पेट्रिशिया सिम्स ने ऑब्जर्व किया था एक थाईलैंड बेस्ड एलिफेंट री इंट्रोडक्शन फाउंडेशन के साथ मिलके। 2012 में पेट्रिका सिम्स ने एक ऑर्गेनाइजेशन को भी फाउंड किया जिसका नाम था वर्ल्ड एलिफेंट सोसाइटी। इस ऑर्गेनाइजेशन ने अवेयरनेस क्रिएट करने का काम किया जहां जो जो डेंजर्स एलिफेंट्स के सामने होते हैं उनके बारे में और कैसे उनको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए उसके बारे में। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो आईयूसीएन की लिस्ट में अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, अफ्रीकन सवाना एलिफेंट एंडेंजर्ड और एशियन एलिफेंट एंडेंजर्ड। आपको ध्यान रखना है अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट जो है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, सबसे ज़्यादा खतरा इसी को है। सीएमएस में अपेंडिक्स 1 में इनको रखा गया है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में रखा गया है। एलिफेंट्स को इंडिया में क्या इश्यूज हैं, इंडिया में वाइल्ड एशियन एलिफेंट्स की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है। 2017 के सेंसस के अकॉर्डिंग अराउंड 30,000 थे ये लोग जो पूरे स्पीशीज़ की ग्लोबल पॉपुलेशन का 60% था। ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट हमारे यहाँ काफ़ी देखा जाता है क्योंकि क्या होता है जो इनके ह्यूमन एलिफेंट कॉरिडोर्स हैं, सॉरी एलिफेंट कॉरिडोर्स हैं, वे ह्यूमन स्पेस की कमी की वजह से ह्यूमन एरियाज़ पे बना दिए जाते हैं, ह्यूमन एरियाज़ के आसपास बना दिए जाते हैं जहाँ लोग रह रहे होते हैं। तो लोग और वाइल्ड एनिमल्स आसपास हो जाते हैं जिसकी वजह से ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट देखा जाता है। हैबिटेट इनका लॉस होता जा रहा है क्योंकि जो इनका नेचुरल हैबिटेट है वो तो ख़त्म होता जा रहा है, फ्रेगमेंट होता जा रहा है। इसलिए वाइल्ड एलिफेंट्स
ह्यूमन हैबिटेशंस के पास आते जा रहे हैं, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा होते हैं। और 500 लोगों की जान जा चुकी है एलिफेंट्स के साथ एनकाउंटर के टाइम पे, और काफ़ी क्रॉप्स और प्रॉपर्टी का भी डैमेज हो चुका है। काफ़ी एलिफेंट्स भी किल हो जाते हैं इन कॉन्फ्लिक्ट में। कुछ गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव भी स्टार्ट किया, प्रोजेक्ट एलिफेंट स्टार्ट किया था 1991-92 में। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी ये, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट की। और यहाँ वाइल्ड एलिफेंट की पॉपुलेशन एस्टिमेट की गई थी 2007, 2012 और 2017 में, जब कर्नाटका में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट्स पाए जाते हैं, फिर आसाम और फिर केरला में। एलिफेंट रिजर्व्स की बात करें तो एलिफेंट रिजर्व एक मैनेजमेंट एंटिटी होती है जिसको स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिकमेंडेशन पे। इसमें प्रोटेक्टेड एरियाज, फॉरेस्ट एरिया, कॉरिडोर और प्राइवेट रिजर्व लैंड्स को इंक्लूड किया जाता है। अगस्त्यामलाई तमिलनाडु वाला वो कंट्री का 32nd एलिफेंट रिजर्व था। माइक प्रोग्राम लाया गया, जो सीओपी ने रेजोल्यूशन लाया था साइट्स ने, उसके द्वारा मैंडेट किया गया। माइक प्रोग्राम को साउथ एशिया में 2003 में स्टार्ट किया गया था, और पर्पस क्या था कि जो एलिफेंट रेंज स्टेट्स हैं उनका अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट किया जाए, जो डिसीजंस लिए जाते हैं इनके प्रोटेक्शन के लिए उनको अच्छे से एनफोर्स किया जाए, और स्टेट्स की कैपेसिटी को बढ़ाया जाए कि वो एलिफेंट पॉपुलेशन को लॉन्ग टर्म में मैनेज कर पाए। माइक साइट्स कौन कौन सी इंडिया में? चिरांग रिपू एलिफेंट रिजर्व आसाम का, दियोमाली एलिफेंट रिजर्व अरुणाचल प्रदेश, दिहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व आसाम, गारो हिल्स एलिफेंट रिजर्व मेघालय, ईस्टर्न दोआर्स एलिफेंट रिजर्व वेस्ट बंगाल, मयूरभांज एलिफेंट रिजर्व ओडिशा, शिवालिक एलिफेंट रिजर्व उत्तराखंड, मैसूर एलिफेंट रिजर्व कर्नाटका, नीलगिरी एलिफेंट रिजर्व तमिलनाडु, वायनाड एलिफेंट रिजर्व केरला। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट था एलिफेंट्स के बारे में। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे पास। अंडर ट्रायल प्रिजनर्स जिनके लिए बेल अलाउ की जा चुकी है, जिन्हें बेल मिल चुकी है, लेकिन वो इतने ज़्यादा पुअर हैं जो अपने सिक्योरिटी या बेल बॉन्ड्स नहीं बनवा सकते, फर्निश नहीं कर सकते, उनके रिलीज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, और ये कहा है कि उन प्रिजनर्स को टेम्परेरी बेल मिलनी चाहिए, सो दैट वो बाहर जा सके और अपने लिए बेल बॉन्ड्स की अरेंजमेंट कर पाए, श्योरिटीज़ की अरेंजमेंट कर पाए। ऐसे 5000 अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं जो जेल में पड़े हुए हैं, जिन्हें बेल भी मिल चुकी है लेकिन फिर भी जेल में हैं, ऐसा एक नालसा की रिपोर्ट ने कहा है। तो इस आर्टिकल में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है हमारे पास, एक तो नालसा के बारे में पढ़ना, दूसरा एक बात आई है एनआईसी की, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की, जो कि ई प्रिजन सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, क्योंकि उन्होंने ही इसको डेवलप किया है ई प्रिजन सॉफ्टवेयर को। तो नालसा के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले। नालसा क्या है? नालसा को 1995 में फाउंड किया गया था अंडर द लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट 1987। इसका काम क्या था कि जो भी लीगल एड प्रोग्राम्स हैं उनकी इफेक्टिवनेस को मॉनिटर और रिव्यू करना, और हमारे यहाँ एक्ट के अंडर जो भी लीगल सर्विस प्रोवाइड करवाने की बात की जा रही है उनके लिए रूल्स और प्रिंसिपल्स डेवलप करना। ये फंडिंग भी डिस्ट्रीब्यूट करता है और स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी को ग्रांट भी देता है, और एनपीओज को ये हेल्प करता है कि वो लीगल एड सिस्टम को एग्जीक्यूट कर पाए। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात करें तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 39A क्या कहता है कि स्टेट को ये इंश्योर करना है कि हमारा जो लीगल सिस्टम है वो एक इक्वल अपॉर्चुनिटी की बेसिस पे जस्टिस को प्रमोट करें। मतलब फ्री लीगल एड प्रोवाइड करवाए जाए किसी भी सुटेबल लेजिस्लेशन या स्कीम के द्वारा, सो दैट जो जस्टिस लेने की, जस्टिस सिक्योर करने की अपॉर्चुनिटी है वो किसी भी सिटीजन से उसकी इकोनॉमिक डिसेबिलिटी की वजह से डिनाई ना हो। मतलब कोई गरीब है तो इस वजह से ऐसा ना हो कि उसे जस्टिस ना मिले, ये प्रोवाइड करवाना, ये इंश्योर करना स्टेट की जिम्मेदारी है। तो उसके लिए स्टेट को फ्री लीगल एड उन लोगों को प्रोवाइड करवानी होगी। आर्टिकल 14 और 22(1) क्या कहते हैं कि स्टेट को इक्वलिटी बिफोर लॉ को इंश्योर करना है, और एक लीगल सिस्टम जो कि इक्वल अपॉर्चुनिटी दे जस्टिस को प्रमोट करने की, उन दोनों चीज़ों को स्टेट को इंश्योर करना है। ऑब्जेक्टिव क्या है लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का? लीगल एड और एडवाइस प्रोवाइड करवाना, लीगल अवेयरनेस स्प्रेड करना, लोक अदालत ऑर्गेनाइज करना, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म को प्रमोट करना। कौन कौन से हो सकते हैं? आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, जुडिशियल सेटलमेंट, लोक अदालत से, या मीडिएशन, और विक्टिम्स जो हैं क्राइम के उनको कंपनसेशन प्रोवाइड करवाना। लोक सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं वेरियस लेवल पे? नेशनल लेवल पे नालसा होगा जिसको लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 के अंडर कॉन्स्टिट्यूट किया गया, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं वो उसके पैट्रन इन चीफ होंगे। स्टेट लेवल पे स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी होगा जिसके चीफ होंगे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट।
डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, जिसके चेयरमैन होंगे डिस्ट्रिक्ट जज। तालुका लेवल पे तालुका लीगल सर्विसेज कमेटी, सीनियर सिविल जज इसको हेड करेंगे। हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी होगी। सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी होगी। कि कौन कौन एलिजिबल हो जाता है फ्री लीगल सर्विसेज के लिए? वीमेन एंड चिल्ड्रन, मेंबर्स ऑफ SC ST, इंडस्ट्रियल वर्कमैन, मास डिजास्टर, वायलेंस, फ्लड, ड्रोट, अर्थक्वेक, इंडस्ट्रियल डिजास्टर, इन सभी के विक्टिम्स, डिसेबल्ड पर्सन्स और ऐसे पर्सन्स जो कस्टडी में है, वो सभी फ्री लीगल सर्विसेज के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और कौन कौन से हो जाते हैं? ऐसे लोग जिनकी एनुअल इनकम स्टेट की प्रिस्क्राइब्ड एनुअल इनकम से कम है या फिर 5 लाख से कम है, तो वो भी फ्री लीगल एड के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और जो ह्यूमन बींग्स ट्रैफिकिंग के विक्टिम्स रहे हैं या बेगार के विक्टिम्स हैं, वो भी फ्री लीगल एड के लिए एलिजिबल हैं। आई होप आपको समझ आया होगा नालसा के बारे में। अब NIC के बारे में देख लेते हैं, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर को 1976 में इस्टेब्लिश किया गया था नारासिम्हा शेषागिरी के द्वारा अंडर इलेक्ट्रॉनिक्स कमीशन ऑफ इंडिया। फिर बाद में इसको प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर मूव कर दिया गया। फिर बाद में इसको मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी MITI के अंडर ला दिया गया। ये टेक्नोलॉजी पार्टनर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और इसने गवर्नमेंट की काफ़ी हेल्प की है 1990s में IT को लाने में और गवर्नेंस सर्विसेज को मासिस में पहुंचाने में। NIC का ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनको टेक्नोलॉजी ड्राइवन सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाए जाएं। इसका मैंडेट क्या है कि IT सिस्टम्स को डिज़ाइन और डेवलप करना, सो दैट गवर्नमेंट को ICT इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाया जाए। ये एक एडवाइजरी यूनिट के तौर पे भी काम करता है गवर्नमेंट के लिए कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन कैसे किया जाएगा और साइबर रेजिलियंस को कैसे इंश्योर किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो NIC में क्या क्या सर्विसेज इंक्लूडेड हैं? गवर्नमेंट के लैन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, नेशनल नॉलेज नेटवर्क, ईमेल मैसेजिंग, रिमोट सेंसिंग एंड GIS, वेबकास्ट, डोमेन रजिस्ट्रेशन, नेशनल क्लाउड, कमांड एंड कंट्रोल, निकनेट, डाटा सेंटर, सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये सभी इसमें इंक्लूडेड है। NIC के नेटवर्क निकनेट जो है वो इंस्टीट्यूशनल लिंकेजेस फैसिलिटेट करता है डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्री के बीच में, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में। NIC को प्राइमरी कंस्ट्रक्टर माना जाता है गवर्नमेंट एप्लीकेशंस का, और ये नेशनल नॉलेज नेटवर्क को भी मैनेज करता है। आई होप आपको समझ आया होगा। इतना ही था, इसमें इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास रिलेटेड है क्वासी क्रिस्टल से। थर्ड नेचुरल सोर्स मिला है क्वासी क्रिस्टल का। तो इस आर्टिकल में जो भी बताया हुआ है मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ क्या क्या है। इस क्वासी क्रिस्टल क्या होते हैं? क्वासी क्रिस्टल मतलब क्वासी पीरियोडिक क्रिस्टल भी नहीं कहा जाता है। ये एक मैटर होता है जो कि एटॉमिकली किसी भी मैनर में फॉर्म हो सकता है, कहीं भी फॉर्म हो सकता है। और ये जो मैटर होता है ये अमोर्फस सॉलिड्स और जो प्रिसाइज पैटर्न होता है क्रिस्टल्स का उसके कहीं बीच का होता है। और क्रिस्टल्स की तरह क्वासी क्रिस्टल्स भी एक ऑर्डर स्ट्रक्चर में होते हैं, लेकिन पैटर्न जो है इनका वो मतलब रेगुलर इंटरवल्स पे कोई रिकर नहीं करता। पैटर्न तो होता है इनके अंदर, लेकिन एक रेगुलर पैटर्न नहीं कह सकते। क्वासी क्रिस्टल्स को ये माना जाएगा कि दो डिफरेंट स्ट्रक्चर से मिलके ये बना है, और वो दो स्ट्रक्चर्स भी इस टाइप से रिपीट हो रही हैं कि वो एक नॉन रिपीटेड एरे फॉर्म कर रही हैं। मतलब इसको एक दो शेप ली हमने टाइल्स की, उनकी हेल्प से हमने टाइल फ्लोर बनाया, उसका 3 डायमेंशनल इक्विवेलेंट की तरह ये क्वासी क्रिस्टल्स देखने में होते हैं। अमेरिकन इजरायली साइंटिस्ट डैन स्कैटमैन ने इनको डिस्कवर किया था लैब में 1982 में। क्वासी क्रिस्टल्स में पुअर हीट कंडक्टिविटी पाई जाती है, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छे इंसुलेटर्स होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है, ध्यान रखना है आपको। तो मैं आपको एक उसमें बताऊं, नटशेल में बताऊं, तो ये एक फिजिकल लैटिसेस होते हैं क्वासी क्रिस्टल, जिनमें कोई भी ऑर्डर नहीं होता, डिसऑर्डर ये होते हैं, लेकिन इनमें लोकल और रोटेशनल सिमेट्री देखी जाती है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होता है। लोकल और रोटेशनल सिमेट्री इनके अंदर होती है, लेकिन ट्रांसलेशनल डिसऑर्डर में ये देखे जाते हैं। क्वासी क्रिस्टल्स की बात करें, जब परफेक्ट क्रिस्टल्स की हम बात करेंगे तो वो ट्रांसलेशनल भी होते हैं, जिनमें रोटेशनल सिमेट्री भी होती है और हमेशा क्लोजली पैक्ड होते हैं। प्रेवलेंस की बात करें तो क्वासी क्रिस्टल जो हैं वो एल्यूमिनियम के एलॉयज में काफ़ी कॉमन स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं, और भी मेटल्स के साथ पाए जाते हैं, जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकल। जो फर्स्ट नेचुरल क्वासी क्रिस्टल है वो माइक्रोस्कोपिक ग्रेन्स की तरह पाया गया था खताय का मेट्रोइट में, जो कि कोरियाक माउंटेन्स में थी रशिया में।
सेकेंड टाइम साइंटिस्ट ने नेचुरल क्वासी क्रिस्टल को ट्रिनिटी टेस्ट मैनहट्टन प्रोजेक्ट में पाया था उसके रिमेन्स में। एप्लीकेशंस की बात करें क्वासी क्रिस्टल की, तो कोई मेजर कमर्शियल एप्लीकेशन अभी तक इसका डायरेक्टली नहीं पाया गया है, लेकिन जो इनकी हेल्प से कंपाउंड बनेंगे वो उनकी काफ़ी हाई स्ट्रेंथ देखी गई है, लाइट वेट देखा गया है। तो ये माना जा रहा है कि पोटेंशियल एप्लीकेशन इनका एरोस्पेस और बाकी इंडस्ट्रीज में देखा जा सकता है। इनको क्वासी क्रिस्टल को सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, एलईडी लाइट्स और नॉन स्टिक फ्राइंग पैन में भी यूज़ किया जा सकता है। और यूजेस की बात करें तो कुछ सोलर एब्जॉर्बर्स जो पावर कन्वर्जन करते हैं, ब्रॉड वेवलेंथ रिफ्लेक्टर्स, बोन रिपेयर या फिर प्रोस्थेसिस एप्लीकेशंस जहां बायोकम्पैटिबिलिटी चाहिए, लो फ्रिक्शन चाहिए, कोरोजन रेजिस्टेंस चाहिए, वहां इनका यूज़ किया जा सकता है। अभी रिसेंट फाइंडिंग थर्ड सोर्स की गई है, वो कहाँ की गई है? नॉर्थ नेब्रास्का की सैंड हिल ड्यून्स में। वहाँ एक सिलिकेट ग्लास मिला है जो कि एक डोडिकेगोनल क्वासी क्रिस्टल है और ये भी एक रेयर क्वासी क्रिस्टल मिला है। तो ये मैंने आपको थर्ड बता दिया क्या मिला है, कहाँ से मिला है। आई होप आपको समझ आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। तो आपको इसकी प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए थोड़ी सी। नेक्स्ट और लास्ट आर्टिकल आज का कवर कर लेंगे, मेमेलियन स्प्रेड ऑफ H5N1। ये क्या होता है? बर्ड फ्लू होता है H5N1 और इसका पेंडेमिक पोटेंशियल कितना है? ये फैल रहा है H5N1 वायरस और इसका कितना पोटेंशियल हो सकता है, पेंडेमिक पोटेंशियल कितना रखता है ये आउटब्रेक बनने के लिए, उसके बारे में बात करेंगे। एक नया बर्ड फ्लू मैंने आपको बताया H5N1, ये सील्स में, सी लॉयंस, डॉल्फिन, लॉयन, ऑटर्स, फॉक्सेस में पाया जा रहा है। काफ़ी सारी म्यूटेशंस इसमें देखी जा रही हैं, नई नई म्यूटेशंस, ये काफ़ी खतरनाक हो सकता है। तो हम यहाँ H5N1 के बारे में पढ़ेंगे, एवियन इन्फ्लुएंजा या फिर बर्ड फ्लू या फिर H5N1 जिसे कहा जाता है, उसके बारे में पढ़ना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बर्ड फ्लू क्या है? बर्ड फ्लू को एवियन इन्फ्लुएंजा कहा जाता है। ये एक हाईली कॉन्टेजियस वायरल डिजीज़ है, आपको ध्यान रखना है वायरल डिजीज़ है ये, जो कि काफ़ी सारी फूड प्रोड्यूसिंग बर्ड्स की सेवरल स्पीसीज को अफेक्ट करती है, जैसे चिकन्स, टर्कीज, क्वेल्स, गीना फॉल, इन सभी को ये, पेट बर्ड्स को भी और वाइल्ड बर्ड्स को भी, सभी को ये अफेक्ट कर सकती है। ओकेजनली मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस में भी ये एवियन इन्फ्लुएंजा आ सकता है। कौन कौन से टाइप होते हैं इन्फ्लुएंजा वायरस के? 3 टाइप्स हो सकते हैं, ए बी सी। केवल ए टाइप वाला जो है वो एनिमल्स को इन्फेक्ट करता है और जूनोटिक होता है, मतलब ये ह्यूमंस को भी इन्फेक्ट कर सकता है। एवियन इन्फ्लुएंजा के कुछ सब टाइप्स भी होते हैं, जैसे ए H5N1, A H7N9, AH9N2, AH10N3। टाइप बी और सी वाले होंगे वो मोस्टली ह्यूमंस को इन्फेक्ट करेंगे और जिसकी वजह से माइल्ड डिजीज देखी जा सकती हैं। क्लासिफिकेशन की बात करें तो इन्फ्लुएंजा वायरसेस को सब टाइप्स में डिवाइड किया जाता है उनके सरफेस प्रोटीन के बेसिस पे। क्या नाम होगा? हेमाग्लूटिनिन और न्यूरामिनिडेज, ये इन बेसिस पे इसको डिवाइड किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक वायरस जिसमें HA7 प्रोटीन है और NA9 प्रोटीन है तो उसका नाम रख दिया जाएगा H7N9। हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा AH5N1 वायरस जो है वो मेनली बर्ड्स में होता है और काफ़ी ज़्यादा कॉन्टेजियस होता है, मतलब काफ़ी जल्दी फैलता है। इम्पैक्ट क्या होता है? एवियन इन्फ्लुएंजा का जो आउटब्रेक होता है उसका हमारी कंट्री के ऊपर या फिर किसी भी कंट्री के ऊपर डिवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, मेनली पोल्ट्री इंडस्ट्री पे। फार्मर्स में फ्लॉक्स की काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल ऑफ मोर्टेलिटी देखी जा सकती है, 50% तक। प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है इसका? गुड हाइजीन को मेंटेन करके, स्ट्रिक्ट बायोसिक्योरिटी मेजर से इस डिजीज़ के अगेंस्ट, आउटब्रेक के अगेंस्ट प्रोटेक्ट किया जा सकता है। इरेडिकेशन कैसे किया जाए? अगर किसी एनिमल में इन्फेक्शन डिटेक्ट किया जा चुका है तो उसको, इन्फेक्टेड एनिमल को आपको अलग रखना है और नॉर्मल एनिमल्स के कांटेक्ट को भी आपको थोड़ा सा कंट्रोल करके रखना है, सो दैट इस डिजीज को कंटेन, कंट्रोल और इरेडिकेट किया जा सके। इंडिया का स्टेटस की बात करें तो फ्रेश केसेस आ रहे हैं बर्ड फ्लू के काफ़ी सारी स्टेट्स में। 2020 और 21 में भी आए हैं, 2019 में भी देखे गए थे कि इंडिया को एवियन इन्फ्लुएंजा से फ्री डिक्लेयर कर दिया गया था वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ के द्वारा। और ये OIE जो है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, ये एक इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो एनिमल हेल्थ के ऊपर वर्ल्ड वाइड इम्प्रूवमेंट
के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हेडक्वार्टर्स इसके पेरिस फ्रांस में है। आई होप आपको समझ आया होगा। यही था इसमें इम्पॉर्टेंट। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। आई होप आपको समझ आया होगा। अब जो हमने क्वेश्चन स्टार्टिंग में डिस्कस किया था उसका आंसर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स ऑफ क्रिएशन ऑफ ब्लैक मनी इन इंडिया हैज बीन द मेन कॉज ऑफ वरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब ब्लैक मनी के क्रिएशन से सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट के लिए चिंता किस बात की होगी? क्या रियल एस्टेट में ज़्यादा परचेज लोग करेंगे या फिर लग्जरी हाउसिंग में इन्वेस्टमेंट करेंगे? ये एक मेजर रीज़न नहीं हो सकता है, तो ये थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, इसको कट कर दीजिए। अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में इन्वेस्टमेंट या फिर प्रीशियस स्टोन्स, ज्वेलरी, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट, ये भी इतना गवर्नमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लार्ज डोनेशंस टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड ग्रोथ ऑफ रीजनलिज्म, ये एक पोटेंशियल हो सकता है, ये आंसर हो सकता है सी। अब लास्ट ऑप्शन और पढ़ लेते हैं, फिर देखेंगे सी और डी में से कौन सा ठीक है। लॉस ऑफ रेवेन्यू टू द स्टेट एक्सचेकर ड्यू टू टैक्स इवेजन, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है, क्योंकि अगर लोग टैक्स नहीं देंगे, ब्लैक मनी का क्रिएशन होगा, तो उससे सबसे बड़ा नुकसान होगा लॉस ऑफ रेवेन्यू। तो ये डी आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा था ये, तो कॉमन सेंस से भी हम इसको सॉल्व कर सकते थे। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया है, हेल्पफुल लगा है। अगर समझ में आया है, हेल्पफुल लगा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है, मुझे पता चलता है कि मैं कैसा कंटेंट प्रोवाइड करवा रही हूँ, यूट्यूब को पता चलता है कि कैसा कंटेंट डिलीवर किया जा रहा है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।